लॉर्ड ऑफ द फ्लाई। इस नॉवल को पढ़ने से हमें अपने आप को, अपनी सोसाइटी को और ऑर्डर्स और चोर्स के बीच डेलिकेट बैलेंस को समझने में मदद मिलती है। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवल विलियम के द्वारा लिखा गया है, जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, द साउंड ऑफ द शेल। इसमें ये एक शेल ढूंढते हैं जितने भी बच्चे हैं, और शेल की साउंड से एक दूसरे को बुलाने का काम करती है, क्योंकि आइलैंड इतना बड़ा है और एक दूसरे को बुलाने के लिए ऐसे सिग्नल ये यूज़ करते हैं। तो नॉवल की शुरुआत एक प्लेन क्रैश से होती है, जिसमें कुछ ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर स्टैंडर्ड हो जाते हैं। राफ एक फेयर हेयर्ड लड़का पिग्गी से मिलता है, जो ओवरवेट है और ग्लासेस पहनता है। दोनों एक कौन सेल ढूंढते हैं, दोनों मिलकर, राफ और पिग्गी, ठीक है। फिर ये कौन सेल ढूंढते हैं और इसे एक दूसरे बॉय को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असेंबली में राफ को लीडर चुन लिया जाता है, जबकि जैक को चोर ग्रुप का लीडर, उसको हंटिंग का इंचार्ज बनाया जाता है। बॉयज़ आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं और एक पिग देखते हैं, लेकिन उसे पकड़ने में फेल हो जाते हैं। इस चैप्टर में बॉयज़ के बीच इनिशियल ऑर्डर और लीडरशिप इस्टेब्लिश होती है। सब चैप्टर में यही होता है कि अभी वो ऐसी जगह में, अनइनहेबिटेड जगह में आ गई जहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, तो उनको अभी रेस्क्यू करना है। उनको क्या करना है कि वहाँ से निकलना है। तो वो क्या करेंगे, लीडरशिप बनाएंगे, कोई उनका लीडर होगा, फिर उनको ऐसे ऑर्डर देगा यही करना है। ये सब वगैरह हुआ चैप्टर में। आगे चैप्टर 2, फायर ऑन द माउंटेन। फिर वो जितने भी लड़के वो सोचते हैं कि चलो हम एक फायर सिग्नल बनाते हैं ताकि किसी को पता तो लगे हम यहाँ पे हैं, आग आग वगैरह को चलाते हैं। सो राफ एक मीटिंग बुलाता है ताकि उनकी सिचुएशन और रेस्क्यू की ज़रूरत पर बात की जा सके। बॉयज़ डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक सिग्नल फायर बनाना चाहिए ताकि कोई पासिंग शिप उन्हें देख सके, कोई शिप आए और उनको देख सके। पिग्गी की ग्लासेस का इस्तेमाल करके वो फायर लगाते हैं। जो पिग्गी ने ग्लासेस पहनी थी और उसका इस्तेमाल करके वो फायर लगाते हैं, लेकिन ये जल्दी से कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जंगल का एक, वो आग तो लगाते हैं एक सिग्नल के तौर पर, पूरे जंगल में आग लग जाती है। इस शोज में एक छोटा लड़का गायब हो जाता है, जो उनकी सेफ्टी के लिए चिंता बढ़ा देता है। ये चैप्टर सिविलाइजेशन और सेवेजरी के थीम को इंट्रोड्यूस करता है, जब उनके इनिशियल अटैम्प्ट और ऑर्डर तोड़ने लगते हैं। सब एक दूसरे के ऑर्डर तोड़ने लगते हैं, मतलब एक दूसरे की बात नहीं मानते, आग लग जाती है घर में, फिर एक छोटा बच्चा गायब हो जाता है, वो उनकी टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सब होता है फायर लगने के बाद चैप्टर 2 में। आगे चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, हर्ट्स ऑन द बीच, ठीक है। फिर वो बीच पे एक हट बनाते हैं। इसमें समय बीतने पर राफ और साइमन शेल्टर बनाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अभी रह रहे हैं, उनको कोई घर भी तो चाहिए ना रहने के लिए। इतने दिन हो गया उनको कोई मिल नहीं रहा है ना। तो जबकि जैक हंटिंग में ऑब्सेस्ड है। जो जैक है वो हंटिंग करता है, ठीक है, हंटिंग करेगा ताकि कुछ खाएगा ना, शिकार करने में वो थोड़ा, ठीक है। फिर ज़्यादातर बॉयज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं और खेलने में बिजी रहते हैं। ये सब ना एक दूसरे को ऑर्डर नहीं माने, जो सोचते हैं कि मतलब कि इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एक दूसरे के। राफ और जैक के बीच टेंशन बढ़ जाती है। उनके बीच में टेंशन तो बढ़ेगी क्योंकि दोनों लीडर्स हैं। फिर वो, क्योंकि उन्हीं को तो लीडर बनाया, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर है। जब वो प्रायोरिटीज़ पर अलग अलग सोचते हैं, राफ ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है और रेस्क्यू पर फोकस करता है, जबकि जैक हंटिंग का थ्रिल महसूस करता है। जैक वो है हंटिंग करता है, जो राफ है वो क्या करता है, रेस्क्यू ढूंढने पर फोकस करता है। दोनों का मतलब कि अलग अलग सोचने हैं। फिर साइमन, जो अक्सर जंगल में अकेला रहता है, वो ग्रोइंग चॉइस के बीच इंट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव को दर्शाता है। एक साइमन की स्टोरी में आगे हम इसको पढ़ेंगे जो कौन है, ठीक है। चैप्टर 3 में यही है कि वो हट बनाते हैं, ठीक है, बीच के किनारे पे, जहाँ की रहने को कुछ हो सके, ठीक है, कि वो वहाँ पे रह सकें। तो चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे पेंटेड फेसेस एंड लॉन्ग हेयर। वो अपने फेस को पेंट कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग हेयर लगा लेते हैं ताकि वो उनको कोई जानवर हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है। बॉयज़ आइलैंड पर ज़िंदगी जीने लगते हैं और उनका बिहेवियर स्वेजरी की तरफ बढ़ता है। जैक अपना पहला पिग मार लेता है और अपने चेहरे को उसके खून से पेंट करता है, जो उसे अपने प्रेमिलर इंस्टिंक्ट्स को एम्बेरस करने की इजाज़त देता है। लेकिन इस दौरान वो सिग्नल फायर को भूल जाते हैं, जिससे वो रेस्क्यू के मौके खो देते हैं जब एक शिप उनके पास से गुजर जाता है। मतलब वो इतने ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे रहने लग जाते हैं, उनको वहाँ की आदत हो जाती है। मतलब फिर वो ऐसे अपने फेस पर पेंटेड कर लेते हैं, जानवरों की तरह लॉन्ग हेयर कर लेते हैं। उनको ये भी नहीं याद रहता कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, हम आग जलाएं। उनके पास एक शिप होकर गुजर जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। ऐसे वो कितने सारे रेस्क्यू के मौके खो देते हैं जब उनके पास से शिप कोई गुजरती है। राफ जैक से नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो हंटिंग को सिग्नल फायर की ड्यूटी पर तरजीह देता है, जो उनके बीच बढ़ रहे रिफ्ट को हाईलाइट करता है। मतलब फिर राफ और जो जैक है, इन दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस पैदा होने चाहिए, क्योंकि जो राफ बोलता है वो जैक नहीं करता, जो जैक बोलता है वो राफ नहीं करता। दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। इस चैप्टर में यही देखते हैं हम। फिर आगे चैप्टर आता है 5, बीस्ट फ्रॉम वाटर। इसमें क्या होता है कि राफ एक असेंबली बुलाता है ताकि बॉयज़ के बीच बढ़ रहे फेयर्स और बीस्ट के बारे में बात की जा सके। उनको लगता है कि इसमें इस आइलैंड पे कोई बीस्ट है, मतलब कोई भूत है, ऐसे वगैरह लगता है, ठीक है। डिस्कशन से पता चलता है कि बॉयज़ के अंदर गहरी डर और सुपरस्टिशन है। कुछ लड़के क्लेम करते
करते हैं कि उन्होंने पानी या शैडो में बीस्ट देखा है। राफ ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, जिससे उनके बीच डिवीजन शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि सच में इस आइलैंड पे बीस्ट रहता है, उसको उनको पानी में बीस्ट दिखने लगता है। उनको ऐसा लगा ये सब सुपरस्टिशन है, बट उनके अंदर डर है, बट उनको रियलिटी में ऐसे लगने लगा है कि सच में है, ये सब होता है। आगे चैप्टर 6, बीस्ट फ्रॉम एयर। उनको लगता है हवा में भी बीस्ट ऐसे उनको दिखता है। रात के समय में एक डेड पैराशूट आइलैंड पर गिरता है। उनको लगता है कि पैराशूट नहीं है, ये बीस्ट है, उनको ये पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन शाम और एरिक इसे बीस्ट समझने लगते हैं। जब वो अंधेरे में इसे देखते हैं, वो जल्दी से एक दूसरे बॉयज़ को अपनी डरावनी इनकाउंटर के बारे में बताते हैं। राफ और जैक इस बीस्ट को ढूंढने निकलते हैं, जो फियर और एक्साइटमेंट से भरा होता है। ये चैप्टर एक टर्निंग पॉइंट मार्क करता है, जब फियर उनके एक्शन और थॉट पर कब्जा कर लेता है। मतलब वो इस डर के बारे में वो सोचते हैं कि जो एयर से डिगा कोई गिरा है वो बीस्ट है। उनको उनको करना चाहिए था, उनको पता करना चाहिए था कि ये क्या एक पैराशूट है। वो ऐसे एक दूसरे से क्या हंसोनी कर लेते हैं और मान लेते हैं। वो एक क्योंकि एकजुट होकर काम ही ना करे, अब वो सारे अलग अलग होकर कोई एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रहा, तो इस फिर ऐसे ही होगा ना। फिर आगे हम चैप्टर 7 करते हैं, शैडो एंड टाल ट्रीज, ठीक है। हंटिंग के दौरान राफ हंटिंग का अनएक्सपेक्टेड थ्रिल महसूस करता है। जैक के साथ वो एक वाइल्ड बोर से मिलते हैं, लेकिन उसे नहीं मार पाते, ठीक है। बॉयज़ का सेंस ऑफ सेवेजरी बढ़ता जाता है जब वो चैंट करते हैं और अपने फेल्ड हंट के आसपास डांस करते हैं। बाद में वो उस बीस्ट को ढूंढते हैं, लेकिन उसे देखकर डर से भाग जाते हैं, ठीक है। बीस्ट वही जो पैराशूट वो समझ रहे हैं, ठीक है। वो उस पैराशूट को देखते और भाग जाते, डर से ही भाग जाते, वो देखते नहीं कि है क्या। कुछ कम से कम देखो तो सही कि वो क्या है, पैराशूट था, आप देख तो सही, ठीक है। ऐसे ही वो देख के भाग जाती है, ठीक है। फिर चैप्टर 8 आता है, गिफ्ट फॉर द डार्कनेस। जैक का रैफल की लीडरशिप से फ्रस्ट्रेशन कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि जैक और राफ जॉन दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। वो क्योंकि राफ को लीडर बनाया जाता है, जैक उसकी लीडरशिप से खुश नहीं होता, ठीक है। राफ के ग्रुप से अलग हो जाता है जो जैक है, ठीक है, और एक अपना नया ही ग्रुप बना लेता है और अपना ट्राइब बना लेता है जो सिर्फ हंटिंग पर फोकस, क्योंकि जैक जो सिर्फ हंटिंग पर फोकस करता है और राफ हमने पहले भी पढ़ा था जो सिर्फ रेस्क्यू करने पर फोकस करता है, ठीक है। दोनों को अलग अलग पर्सपेक्टिव। वो एक पिग मार लेता है जो कि वो जैक है, ठीक है, एक पिग मारता है और उसका सिर स्टिक पर ऑफर करता है बीस्ट को गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। वो एक पिग मारकर उसका जो सर होता है अपने सर पर लगा देता है और वो गिफ्ट देना चाहता है बीस्ट, देना चाहता है बीस्ट को, जो उसने समझा, ठीक है। साइमन इज ग्रोस्टैक्यू में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से मिलता है, ठीक है, और रियलाइज़ करता है कि असली बीस्ट बाहर नहीं बल्कि हर लड़के के अंदर छुपी हुई सवेजरी में होता है। ये साइमन का कहना है, ठीक है। साइमन सोचता है कि ये सब क्या है, कि डर बैठा हुआ हम लड़कों के अंदर, वो ये बात सोचता है अपने माइंड में, ठीक है। फिर अगेन 9 चैप्टर, ए व्यू टू डेथ। साइमन का बीस्ट के बारे में डिस्कवरी उसे वापस भेजती है ताकि वो सबको बताए कि कोई मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि साइमन को सबसे पहले साइमन को तो पता चला है कि ये सब डर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि बाकी लोगों को भी बताए कि कोई मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ एक डेड पैराशूट था, क्योंकि उसको पता चल गया था। लेकिन जैक के फीस्ट के दौरान साइमन अपनी रेवलेशन बताने आता है, लेकिन वो उनके रिचुअलिस्टिक डांस में घुस जाता है, क्योंकि वो जब इतने दिनों से उस आइलैंड पर रह रही हैं, उनको आदत हो गई है ऐसे शिकार करके खाने की, ऐसे मतलब जंगलियों की तरह रहने की। फिर वो आता तो उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए साइमन, बट जब वो देखता है कि वो अपने रिचुअल्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, वो भी उनकी तरह रहने लगता है, फिर वो भी उसमें मस्त हो जाता है। उनके फ्रेंड्स में उसे बीस्ट समझकर रिचुअल तरीके से मार देते हैं, ठीक है। वो पैराशूट को मार देते हैं सभी रिचुअल डांस वगैरह करके, उनको लगता है कि ये वो है बीस्ट है कोई, ठीक है। ये मोमेंट सिग्निफाई करता है कि वो पूरी तरह से वेज में गिर गए हैं, पूरी तरह सुपरस्टिशन में गिर गए हैं। वो सोचते हैं कि ये है ही सच्ची भूत ही है। फिर बाद में आता है चैप्टर 11, कैस्टल रॉक। इसमें क्या होता है कि रेफर डिसाइड करता है कि उसे जैक टाइप का सामना करना पड़ेगा ताकि वो पिग्गी की ग्लासेस वापस ले सके, क्योंकि दोनों अलग अलग होगी ना। पहले दोनों एक ही ग्रुप था जैक और रैफ का, अभी क्या क्या दोनों ने अलग अलग टाइप बना ली। बट बाद में राफ क्या सोचता है कि मुझे जैक से मिलना होगा, क्योंकि एक बंदा है वो जैक की टीम में है जिसने ग्लासेस ली हैं, जिसके पास ग्लासेस है, वो ग्लासेस लेके वो रेस्क्यू करेगा, आप ठीक है, ग्लासेस लेके वो आग जलाएगा, फायर जलाएगा, रेस्क्यू करेगा। वो पिग्गी के साथ कास्टर रुक जाता है उनसे सामना करने। टेंशन एस्केलेट होती है जब रोजर जानबूझकर एक बोल्डर रोल करके पिग्गी को मार देता है। वो पिग्गी को ही मार देता है, मतलब कि उनको आपस में इतने इतने वो भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के बंदे को मारने लग जाते हैं। राफ का बंदा जो होता है ना, राफ के ग्रुप में होता है, उसको मार देते हैं। जो पिगी होता है उसको मार देते हैं, उसकी स्कल टूट जाती है। जो पिगी फिर उसको मार देते हैं, उसकी स्कल टूट जाती है और पिगी की ग्लासेस भी टूट जाती हैं, उसकी ग्लासेस भी टूट जाती है और उसको स्कल भी टूट जाती है। दोनों सिविलाइजेशन का सिंबल है। कौन सेल भी डिस्ट्रॉय होती है, जो कौन सेल वही थे ना जो शुरू में उन्होंने एक दूसरे के लिए यूज़ कर रहे थे, एक दूसरे को बुलाने के लिए, वो भी टूट जाती है। पिगी की डेथ के साथ साथ ये ऑर्डर का एंड मार्क करता है, मतलब कि ऑर्डर का एंड ही हो जाता है बिल्कुल, कि एक दूसरे का ऑर्डर ही नहीं मानते, वो एक दूसरे के ऐसे खिलाफ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस हम ही हैं जो भी हैं, एक दूसरे को मानो कम से कम आप, है ना, सभी मिलकर, क्योंकि निकलना तो सब नहीं है बाहर,
आइलैंड से। बट वो राफ क्या है, तो वो समझ, जो राफ तो समझ रहा है मैं रेस्क्यू करूँ, बट जो जैक है वो समझ गया कि मैंने बस यहीं पे रहना है, मैंने बस हंटिंग करनी है, जानवर को खा लूँगा, बस यहीं पे रहूँगा। उसकी टीम ये सोचने लगी थी। बट जो राफ है वो सोचता नहीं यार, अब मुझे करना चाहिए, अब मुझे निकलना चाहिए, ठीक है। आगे आता है चैप्टर 12, क्राई ऑफ द हंटर्स। इसमें क्या होता है, पिगी की डेथ के बाद चोज बढ़ जाता है जब राफ अकेला महसूस करती है, क्योंकि वो तो उसके साथ पिगी था और पिगी भी मर गया, फिर वो अकेला ही रह गया ना, क्योंकि वो जैक टाइप से छुप रहा होता है, क्योंकि जैक टाइप क्या करती है, उसको मारने को आती है, क्योंकि जो जैक है अब नहीं चाहता वो कि जो राफ है मेरा लीडर हो, क्योंकि वो अलग टाइप बना के रहने लगा ना, तो वो अब पूरी तरह सेवेस्ट्री में डूब गए होते हैं। वो उसे शिकार समझ कर हंट करते हैं, आइलैंड के कुछ हिस्सों का अलग को आग लगा देते हैं अपनी फ्रेंसी में। जब राफ पकड़े या मारे जाने वाले होते हैं तब वो नेवल ऑफिसर से मिलता है, जो उन्हें रेस्क्यू करने आता है, क्योंकि उसने उनकी आग देखी होती है। ऑफिसर इनके बिहेवियर देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लड़के बर्बिशम तक गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि मतलब एक दूसरे को मारने आ जाते हैं, डिस्पाइट बिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सिविलाइज सोसाइटी, क्योंकि वो ऑफिसर सोचता है कि ये सिविलाइजेशन की सोसाइटी के बच्चे हैं, मतलब पहले ये सोसाइटी में रहते थे, अभी ये मतलब कैसे बन गया ना कि एक दूसरे को मारने पे आए हैं कि, तो वो भी हैरान हो जाता है। जब उन्हें रेस्क्यू होता है तो राफ साइमन और पिगी के लिए रोता है, इनोसेंस, मतलब कि उनको पता है कि पिगी भी मर गया ना, साइमन भी, तो फिर उनके लिए उसको दुख होता है राफ और साइमन को, ठीक है, क्योंकि पिगी मर गया तो उनको दुख तो होगा। इनोसेंस का खोया जाना, उनकी इनोसेंस खो गई पूरी, और सोचता है कि सिविलाइजेशन कितनी जल्दी प्रेशर में टूट सकती है, ठीक है, सिविलाइजेशन मतलब कि एकता में रहना, वो कितनी जल्दी टूट सकती है, उनको ये एहसास होता है। तो इस कहानी में हम यही पढ़ते हैं कि एक साथ रहकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के ऑर्डर्स को मानना चाहिए, ठीक है। मेजर थीम इस पे क्या है, जैसे सिविलाइजेशन, सेवरी लॉस ऑफ इनोसेंस, ह्यूमन नेचर को भी हाईलाइट करती है कि ह्यूमन नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसी इस कहानी में इसका एंड होता है, डी एंड होता है। ये कहानी हमें क्या बताती है कि नोवेल को, इस नोवेल को हमें पढ़ने में पता लगता है कि आप अपनी सोसाइटी को, ऑर्डर को, चोज को कैसे बैलेंस करके कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं सोसाइटी में ऑर्डर्स को।